नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर सवेर ही सही बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो बहुजन पार्टियां हैं, उनको अब लगने लगा है कि टीवी अखबार हमारे खिलाफ है और वहीं उनको ये भी लगने लगा है कि उनकी राजनीति का जो असली जो मुद्दा है, उनका जो बेड़ा पार होगा वो सोशल जस्टिस की लड़ाई से ही होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन याद आती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं भेजा, इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं भेजा, आइडियोलॉजी समझाई। और जब नेहरू नहीं रहे तो इंदिरा गांधी ने लंबा राज किया। अगर इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो और लंबा राज करती, क्योंकि वो विचारधारा समझ चुकी थी। लेकिन बहुजन नेता अपने बच्चों को संसद पहले भेजते हैं और जब वो संसद चले जाते हैं तब विचारधारा कहां समझ में आएगी? विचारधारा समझ में आती है सड़कों पर खाक छानने से, संघर्ष करने से। पहले कांग्रेस क्या करती थी? विचारधारा वाले लोगों को लेती थी, अपने जो भी उसकी विचारधारा है, चाहे सवर्ण विचारधारा कहिए। उसके बाद बीजेपी आई, उसने आरएसएस की विचारधारा के पक्के हुए लोगों को सत्ता तक पहुंचाया। वो एससी एसटी ओबीसी को भी लेती है, लेकिन उन लोगों को लेती है जो उसके विचारधारा में पके हुए हों। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां थी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम साहब, मायावती जी या शिबू सोरेन, इन तमाम डीएमके के तो अभी भी स्टालिन बचे हुए हैं। तो इन लोगों के घरों में नेता हुए, लेकिन विचारधारा वाले नहीं। बहुजन समाज को विचारधारा वाला नेता चुनना पड़ेगा, जो सड़कों पर पका हो, जो उसने खाक छानी हो। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, बीजेपी के आने से जो बहुजन समाज के दूसरी पीढ़ी के नेता थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, या फिर आकाश आनंद हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इन सबको बीजेपी ने आइडियोलॉजी समझने के लिए मजबूर कर दिया है। अब इनको एससी एसटी ओबीसी, किसान जातियां, सोशल जस्टिस, जाति जनगणना समझ आने लगी है। लेकिन ये बात अलग है कि जब एक बार आप सत्ता में, अगर आप आइडियोलॉजी की वजह से सत्ता में आते हैं तो आपका लंबा चलता है, लालू यादव की तरह 3-3 टर्म। लेकिन जब आप सत्ता जाने के बाद आइडियोलॉजी समझ पाते हैं तो फिर आपको लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए, मैं कुछ एक पहले ये खबर मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। जो अनिरुद्ध विद्रोही हैं, मेरे लिए बड़ा जरूरी है। उसके बाद मैं अखिलेश यादव की यात्रा दिखाऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि अनिरुद्ध विद्रोही जो मंडल जाति जनगणना की मांग को लेकर पूरा यूपी में शख्स अपने दम पर अकेले ये आदमी आंदोलन चला रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये सुनाऊं आपको। क्योंकि असल में जो लड़ाई है वो अगड़ा और पिछड़ा के बीच में संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है, सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, जमीन के बंटवारे की लड़ाई है, नौकरियों और संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई है। हिंदू या मुस्लिम जैसी, मंदिर या मस्जिद जैसी कोई लड़ाई देश के अंदर नहीं है, और ना कभी थी और ना कभी होगी। दोनों तरफ के कथित उच्च जाति के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम जातियां हैं, इनकी गिनती नहीं होती है। सुनिएगा, असल में जो लड़ाई है वो अगड़ा और पिछड़ा के बीच में संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है, सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, जमीन के बंटवारे की लड़ाई है, नौकरियों और संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई है। हिंदू या मुस्लिम जैसी, मंदिर या मस्जिद जैसी कोई लड़ाई देश के अंदर नहीं है, और ना कभी थी और ना कभी होगी। दोनों तरफ के कथित उच्च जाति के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम जातियां हैं, इनकी गिनती है। ये है अनिरुद्ध मंडल, जो सीधे सीधे जाति जनगणना को लेकर। एक और वीडियो सुनो। प्रधान भी रहे थे, चाचा अपने जब आते थे वो प्रधान भी रहे थे, वहां मौजूद थे। तो जब आते थे वो कहते थे, बेटे मेरे पापा कहाँ है? तो पापा के भीतर होते हैं, तो मैं यही कहता था, पापा खान चाचा आए। तो पापा ने ठीक है हम आ रहे हैं, उनसे वो बैठे। हमें पता ही नहीं था कि खान चाचा ये मुसलमान है। हम तो यही जानते थे कि खान चाचा हमें खेतों में मिलते हैं और मतलब बहुत प्यार दुलार करते हैं। बड़े तो सोचिए कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द, ये देखिए, ये एक और वीडियो। कहते हैं कि क्या आप जाति जनगणना का समर्थन करते होनी चाहिए? इस आंदोलन के साथ है, 17 फरवरी 2024 को साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय मंडल, जय शिवनाथ, जय जवान।
ये है अनिरुद्ध मंडल, अनिरुद्ध विद्रोही जो मंडल आर्मी चलाते हैं और जाति जनगणना को लेकर लगातार पूरे यूपी में आंदोलन चला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के ही हक अधिकार, ऐसे नेताओं की जरूरत है। और अब सोचिए, सत्ता से दूरी ने और बीजेपी ने किस तरह से, शुक्रिया बीजेपी, एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को एकजुट करने के लिए, उनको लगातार बहुजन आंदोलन समझाने के लिए। ये काम कोई नहीं कर सकता था। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। ये जो लोग तो अखिलेश यादव के दूसरे कार्यकाल में बहुत गलतियां हुई। प्रमोशन में, आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा गया, मायावती जी की मूर्तियां तोड़ी गई। इनको आंदोलन पता नहीं था। मुलायम सिंह के जैसे मायावती जी सत्ता में आई, उन्होंने बहुजन आंदोलन को बढ़ाया क्योंकि वो आंदोलन से निकली थी। ये सत्ता में आए, मीडिया ने मायावती जी को डिरेल किया। अखिलेश यादव ने, मायावती ने जितना काम किया था, अखिलेश यादव ने भी काम किया, लेकिन ये बहुजन आंदोलन को नहीं समझ पाए, सत्ता से दूर हो गए। लेकिन अब जाकर इनको आंदोलन समझ में आ गया है और ये मान्यवर साहब का भी नाम ले रहे हैं। तो खैर चलिए, देर सवेर ही सही, एक और वीडियो देखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन आंदोलन तो इन लोगों को समझ में आने लगा। और अब अखिलेश यादव की खास बात यह है कि उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया लखीमपुर खीरी से। ये देखिए, खिलवाड़ हो रही है। यूनिवर्सिटियों में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। लोक जागरण यात्रा और समाज में और दूरियां तभी कम होंगी जब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलें। और सामाजिक न्याय का रास्ता बिना जाति जनगणना के पूरा नहीं हो सकता। और जाति जनगणना से सामाजिक न्याय भी मिलेगा, समाज भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और जाति जनगणना से लोकतंत्र और संविधान पर ज्यादा जनता का भरोसा बढ़ेगा। देखिए, एक सवाल है कि खिलवाड़ हो रही है। तो सोचिए, अखिलेश यादव को अब समझ में आ गया है बहुजन आंदोलन, बहुजन राजनीति। चलिए, देर सवेर ही सही, ये हर एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को समझना पड़ेगा। और सोचिए, कांग्रेस इसकी माहिर है। इस देश में मनुवाद का सबसे बड़ी हितैषी पार्टी 60 साल तक कांग्रेस रही। लेकिन जैसी कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकली और जब असली धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी आई और जब उसने ओबीसी को धर्म से जोड़ दिया, और पिछले 10 साल में सोचिए किस तरह से तुष्टीकरण हुआ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया, सवर्णों का तुष्टीकरण, एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां जा रही हैं, किसान समाज के बच्चे धरने पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनको भी समझ में आने लगा है। तो चाहे वो किसान कम्युनिटी हो, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, जो सवर्ण तुष्टीकरण हुआ उसके बाद से। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी बहुत नपा तुला बोल रहे हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि बहुजनों के हक अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे। और बीजेपी से आप हिंदू बनकर तो नहीं लड़ सकते हैं, आपको बीजेपी से सोशल जस्टिस के नाम पर ही लड़ना पड़ेगा। और ये काम कर्नाटक में कांग्रेस ने किया। सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए गए हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, सारे मंत्रियों की जात कैटेगरी बताई गई, कौन ओबीसी है, जातियां तक बताई गई, कौन लिंगायत है, कौन बोकालीगा है। तो ये सोशल जस्टिस। और ये देखिए आज हरियाणा में क्या हुआ किसानों के साथ। सोचिए, किसान हरियाणा में आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठियां चटकाई गई। किसी टीवी अखबार के लिए इस देश के किसानों के लिए जगह नहीं है। इस देश के किसानों को समझना पड़ेगा। इस देश के किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इस देश की एससी एसटी ओबीसी, इस देश के अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा कि आपके लिए टीवी अखबार में जगह नहीं है। इस टीवी अखबार में आपके बच्चे नहीं हैं, पत्रकार, न एंकर,
ना आप टीवी अखबार के मालिक हैं। सोचिए, इस देश के 90% आबादी के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, अपना पत्रकार नहीं है, अपना जज नहीं है, न वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो है ही नहीं। इस देश के 10% लोगों के पास 97% संसाधन है। सारे पावरफुल जुडिशियरी से लेकर मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी पर वो बैठे हुए हैं और यही पता चल जाएगा अगर जाति जनगणना हो जाए। लेकिन सोचिए कि कोई इक्का दुक्का आता है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जाति जनगणना जो है वो हर मर्ज की दवा है और इसीलिए उसको रोका जाता है। तो सोचिए कि किसान समाज, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये कमजोर कम्युनिटी है, कुर्मी, कोयरी, यादव, किसान जातियां, उन पर लाठी चटकाए जा रहे हैं और इनके लिए टीवी अखबार के पास खबर नहीं है, क्योंकि वहां जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी के बच्चे पत्रकार नहीं है, संपादक नहीं है, न इनके चैनल के मालिक हैं। वहां एक जाति विशेष के लोग हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए इनके पास खबरें नहीं है। सोचिए, पुल गिर गया बिहार में, कोई मरा नहीं, 1700 करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार चलती रही, सारे मंत्री बीजेपी कोटा में थे। अच्छी बात है, नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए क्यों गिरा पुल, लेकिन वही सारी मीडिया रक्षा कवच बनी हुई है केंद्र सरकार के लिए। आपको क्या लगता है ये गोदी मीडिया है? नहीं, इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है। वो पहले जाति देखती है, फिर धर्म देखती है। इस देश की जातिवादी मीडिया SC, ST, OBC के आरक्षण के पक्ष में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण के, SC, ST, OBC आरक्षण के खिलाफ है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के पक्ष में है। और जब उसको जाति नहीं दिखती है तब वो धर्म देखती है। सोचिएगा जरूर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक इस देश के 90% लोग की हिस्सेदारी नहीं होगी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान जातियों का, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM से लेकर PM तक, SP, DM, कलेक्टर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, तब तक उनको न्याय नहीं मिलता रहेगा, ऐसी लाठी चलता रहेगा। और इस सब को मिलने का एक ही रास्ता है कि इस देश के 90% आबादी को अपने बच्चों को बोलना सिखाना पड़ेगा, टीवी अखबार में नौकरी करनी पड़ेगी, मीडिया हाउसेस चालू करने पड़ेंगे। और अब सोशल मीडिया का दौर है तो आपको अपने सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपके हक अधिकार के लिए आपको सजग कर रहे हैं। बाबा साहब ने क्या किया था? सबको घर घर खाना खिला दिया था, जागरूक किया, संविधान दिया। फुले साहब ने क्या किया था? सबको नौकरी दे रहे थे, जागरूक किया। कबीर साहब क्या कर रहे थे? रविदास जी क्या कर रहे थे? गुरु नानक साहब क्या कर रहे थे? बुद्ध क्या कर रहे थे? खाना खिला रहे थे, जागरूक कर रहे थे। जो आपकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुलामी के बारे में आपको जागरूक कर दे, वही असली रहनुमा है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, लालू यादव, मायावती जी, कांसीराम साहब, संत गाडगे, अंकली, ये सब क्या कर रहे थे? खाना खिला रहे थे, घर घर जाकर नौकरी दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। ये इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज थे, जागरूक कर रहे थे। तो सोचिएगा जरूर। इसलिए आज निधि रतन ने एक ट्वीट लिखा है कि जो समाज सड़कों पर नहीं आता है, संघर्ष नहीं करता है, वो लाश उठाता है। जब तक इस देश की किसान जातियां, SC, ST, OBC के लोग बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप इस देश में 2M दर्जे के नागरिक बने रहेंगे और आपके हक अधिकार के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसानों पर लाठीचार्ज ये खबर नहीं है। यही अगर बिहार में लाठीचार्ज हो जाए तो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जाएगा। कभी सोचिएगा जरूर। आजकल एक चैनल के एंकर लोग बहुत बोलते हैं सोचिएगा जरूर, तो मैं भी आपको कह रहा हूं सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।